जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। सोशियोलॉजी का जो लेक्चर हमने इस लेक्चर सीरीज प्रारंभ की है और उसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पेपर थर्ड है उसमें जो दूसरा ख वाला जो खंड है उसमें समाजशास्त्र भी एक टॉपिक है और उसी यूनिट के तहत मैं समाजशास्त्र आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना। आप इन सब के जो पीपीटी हैं इनको आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि आज के जो लेक्चर हैं ये आपके ऐप पर डाले जाएंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के समाजशास्त्र प्रखंड के अंतर्गत, तो उसी प्रखंड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एजुकेशन और प्रारंभिक शिक्षा, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। गांधी जी ने शिक्षा को बहुत विस्तृत तरीके से परिभाषित किया है और गांधी जी की जो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसे स्वीकार किया गया है। गांधी जी ने अपनी परिभाषा में कहा है कि शिक्षा वो टूल है जिससे बच्चे के शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास होता है। देखिए, अगर हम एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को जोड़ेंगे तो शरीर का विकास होगा, ठीक है ना। और उसमें यदि मॉरल एजुकेशन को जोड़ेंगे तो मन का विकास होगा और साथ में आत्मा का भी विकास होगा। आत्मा की और मन की खुराक शिक्षा है और शिक्षा के साथ यदि नैतिकता और जिम्मेदारी को भी जोड़ दिया जाए तो वही वास्तव में शिक्षा है और साथ में शरीर का भी ध्यान रखा जाए। गांधी जी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करते थे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि मुझे फुटबॉल खेलने और गीता को पढ़ने में से किसी विकल्प को चुनने के लिए कहा जाएगा तो मैं पहले फुटबॉल खेलना पसंद करूंगा। शरीर चंगा तो मन चंगा, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ और मन स्वस्थ तो आत्मा भी स्वस्थ। तो शिक्षा ऐसी हो जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास हो सके। यूरोप की और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली को एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ शिक्षा प्रदान करने तक सीमित है, उसमें नैतिकता जैसी चीज़ों का समावेश नहीं होता। भारतीय शिक्षाविदों ने, चाहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, चाहे कोठारी जी हो, चाहे आर कस्तूरी रंगन हो, इनके शैक्षणिक विचारों में आप देखेंगे कि इन्होंने तीनों के ऊपर फोकस किया है। तीनों का समन्वय, शरीर, मन और आत्मा का समन्वय स्थापित कर सके, संतुलन स्थापित कर सके, ऐसी प्रणाली, ऐसी शिक्षा पद्धति ही हमारे देश के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। अन्यथा विकास तो होगा, अधूरा विकास होगा। फिर अब हम देखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, एक तो होता है विस्तृत अर्थ और एक होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। सीखने की क्रिया कौन करता है? विद्यार्थी। सिखाने की क्रिया कौन करता है? अध्यापक, ठीक है ना। तो विद्यार्थी सीख रहा है, अध्यापक सिखा रहा है। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ये सामान्य पद्धति है जो इस वक्त मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, ऑनलाइन टूल से हमारा, लेकिन इस वक्त मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। दैट इज एजुकेशन, दैट इज शिक्षा। तो ये शिक्षा का एक सामान्य सा अर्थ है भाई, है ना। फिर अब उसका अगर हम व्यापक अर्थ देखें, ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो पहला है ज्ञान व कौशल में वृद्धि। भाई, विद्यार्थी शिक्षा क्यों प्राप्त करता है? ताकि उसका नॉलेज एनहेंस हो, नॉलेज बढ़े और उसके भीतर स्किल्स डेवलप हों, ज्ञान भी विकसित हो और कौशल भी विकसित हो।
बिना ज्ञान के कौशल किसी काम का नहीं है, और अगर ज्ञान है मगर कौशल नहीं है तो भी उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अब आप देखेंगे जैसे ज्ञान और कौशल का संबंध, एक इंजीनियर है, उसने आईआईटी और बड़े बड़े संस्थानों से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है, मैकेनिकल में, तो वो उसका नॉलेज है। लेकिन अगर वो किसी गाड़ी के इंजन को खोल नहीं सकता, उसको रिपेयर नहीं कर सकता, उसको फिर से कस नहीं सकता, मतलब उसके पास ज्ञान तो है मगर कौशल नहीं है। वहीं सड़क के किनारे एक मैकेनिक बैठा हुआ है जो बामुश्किल दूसरी तीसरी क्लास तक पढ़ा है, उसमें इंजन को खोलने की, सुधारने की और फिर से उसको वापस वैसे ही करने की पूरी क्षमता है, मगर उसके पास डिग्री नहीं है। तो जो मैकेनिक हुआ उसके पास कौशल तो है मगर ज्ञान नहीं है, अधूरा है। उस इंजीनियर के पास ज्ञान है मगर कौशल नहीं है, तो अधूरा है। तो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है विद्यार्थी के भीतर ज्ञान का प्रसार करना और कौशल में भी वृद्धि करना, क्योंकि दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी वो विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रोफेशनल कैरियर में सक्सेस हासिल कर सकता है। हमारी जो शिक्षा पद्धतियां थी पुरानी, उनमें कमोबश वही कमी थी कि वो ज्ञान तो प्रदान करती थी मगर कौशल नहीं देती थी। कौशल के लिए फिर उसको अलग से प्रयास करना पड़ता था। नवीन शिक्षा नीति जो आई है 2020, मैं इसके बारे में भी एक अलग से लेक्चर लूँगा। इसकी विशेषता है कि इसमें ज्ञान के साथ साथ कौशल पर भी फोकस किया गया है, स्किल्स पर भी इसमें ध्यान दिया गया है कि दोनों के अद्भुत संयोजन से ही व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो सकता है। ठीक है ना। फिर शिक्षा का अगला उद्देश्य है व्यवहार का परिष्करण। आप देखेंगे कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति में और हाईली एजुकेटेड व्यक्ति के बिहेवियर में अंतर दिखेगा आपको। अनपढ़ व्यक्ति के व्यवहार में, पढ़े लिखे व्यक्ति के व्यवहार में आपको अंतर दिखेगा। यह अंतर किस चीज का आ जाता है? यह अंतर शिक्षा का है। जब व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो उसके बिहेवियर पैटर्न में बदलाव आ जाता है। ठीक है ना। बिहेवियर पैटर्न को बदलाव लाने में, बिहेवियर पैटर्न को सुधारने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ठीक है ना। आप देखेंगे ग्रामीण व्यक्ति के व्यवहार में और शहरी व्यक्ति के व्यवहार में अंतर दिखेगा। गांव में ही पढ़े लिखे ग्रामीण के व्यवहार में और अनपढ़ ग्रामीण के व्यवहार में अंतर दिखेगा। तो इसके पीछे कारण है एजुकेशन। शिक्षा सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती है, संस्कार देती है, बातचीत करने का तरीका देती है और हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लाती है। ठीक है ना। योग्य नागरिकों का निर्माण शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ऐसे नागरिक तैयार करें जो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम आ सकें। तो अच्छे सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों से ही देश महान होता है। अच्छे नागरिकों से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है और अच्छे समाज से ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका यही है कि इस देश के लिए योग्य सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों का वो निर्माण करती है। मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास। जैसे मैंने आपको कहा था कि गांधी जी ने शिक्षा के अर्थ में शरीर, मन और आत्मा को शामिल किया है। मन और आत्मा ये तो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं। जब व्यक्ति उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करता है, जब ये ज्ञान उसके भीतर जाता है, उसकी अज्ञानता बाहर निकल जाती है, तो वास्तव में वो मन और आत्मिक स्तर पर उच्च स्तर को प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो उसकी भीतर इंटरनल पावर्स उसकी विकसित होती है। इनर पावर निरंतर और अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मैंने एमए इतिहास से किया और भी कुछ पढ़ाइयाँ की हैं। 23 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मेरे भीतर अभी ज्ञान पूरा नहीं आया है। तो अगर व्यक्ति ये सोच ले
कि उसने पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली, तो समझ जाइए उसकी विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। मनुष्य जब तक जिंदा है वो किसी न किसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। व्यक्ति सदैव किसी न किसी माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करता रहता है। शिक्षा समाजीकरण का माध्यम है और समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। और समाजीकरण का सबसे बढ़िया टूल कौन सा है, माध्यम कौन सा है? शिक्षा। फिर ये शिक्षा के व्यापक अर्थ हैं। उद्देश्य प्रधान है। भाई शिक्षा बिना निरुद्देश्य शिक्षा नहीं होती। हर शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप लोग भी जो मेरे ऐप के माध्यम से सोशियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसका भी तो उद्देश्य है ना भाई, MPPSC मेंस क्वालिफाइड करना। लेकिन मेंस क्वालिफाइड करने के बहाने जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके भीतर डेवलपमेंट होता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग में एथिक्स के पेपर को शामिल ही इसलिए किया गया है, सोशियोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को शामिल इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों के भीतर आंतरिक गुणों का विकास हो और आप भविष्य में एक अच्छे प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सको। यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं इसके अलावा, मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है साहब? तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा शिक्षा का व्यापक अर्थ। और शिक्षा मनुष्य के समाजीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरस्तु ने कहा था परिवार मनुष्य के जीवन की पहली पाठशाला है। फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना? बच्चा परिवार में रह करके बहुत कुछ सीखता है। प्राथमिक समाजीकरण वहीं पर होता है उसका। लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो स्कूल में उसके शिक्षा के 3 स्रोत होते हैं: शिक्षक, पुस्तक और सहपाठी। ठीक है ना? वो शिक्षक जो उसे पढ़ा रहा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा इस समय मिट्टी का लोंदा है। शिक्षक उसे जैसा रूप देना चाहे, आकार देना चाहे, दे सकता है। फिर वो पुस्तकें जिनसे वो पढ़ रहा है, वो पुस्तकें उसके चरित्र में बड़ा संस्कारों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने तो अपने बचपन में महादेवी वर्मा जी को पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ा है, पन्नाधाई का नाटक पढ़ा है, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं। इन्होंने हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मुंशी प्रेमचंद की वो बातें आज भी बैठी हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बैठी हुई हैं। वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के ले आता है मेले से, क्योंकि उसको याद आता है कि उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। पंच परमेश्वर की कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम न्यायाधीश के पद पर जाते हैं तो परमेश्वर की भूमिका में आ जाते हैं। वो लम्ही, गोदाम, महादेवी वर्मा, हींग वाला, काबुली वाला, इन सब चीज़ों ने हमारे संस्कारों का निर्माण किया है। संस्कार से ही मनुष्य उच्च कोटि के स्थान को प्राप्त करता है, उसके जीवन में शुद्धता आती है। संस्कारात द्विज उच्यते। तो संस्कारों में 16 संस्कार तो हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेसिक संस्कार तो हमें शिक्षा से ही प्राप्त होता है। और 3 स्रोत होते हैं: शिक्षक, पुस्तक और सहपाठी। कैसे विद्यार्थी आपके साथ पढ़ रहे हैं, इसका भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो ये शिक्षा का मैंने आपको व्यापक अर्थ स्पष्ट किया। प्रारंभिक शिक्षा, इसे आप प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? इसमें एक आयु का रखा गया है प्रावधान, 6 वर्ष की आयु। अमूमन भारतीय परिवारों के बच्चे 6 वर्ष की आयु में पढ़ना लिखना, शिक्षा संस्कार प्रारंभ कर देते थे।
हालांकि आजकल तो अब बच्चे जल्दी प्रारंभ करने लगे हैं। बच्चा मतलब 2 साल का हुआ उसको प्ले ग्रुप में भेजने लगे हैं, KG1 KG2 आ गया, किंडरगार्टन पद्धति आ गई है। लेकिन अमूमन भारतीय समाज में जो शिक्षा प्रारंभ करने की आयु मानी गई थी वो 6 वर्ष की आयु से थी। आजकल माता पिता थोड़ी जल्दबाजी दिखाने लगे, उसको जल्दी स्कूल भेजने की फिराक में रहते हैं। लेकिन 6 वर्ष की आयु में बच्चे के भीतर सोचने समझने की क्षमता विकसित होना शुरू हो जाती है। तो 6 वर्ष की आयु से या उसके बाद 11-12 वर्ष की आयु तक की जो शिक्षा होती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। आज भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 7 या 8 वर्ष की आयु में ही उसको स्कूल भेजते हैं, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। तो विद्यार्थियों, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? 6 वर्ष की आयु से या उसके पश्चात 11-12 वर्ष की आयु तक जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन। ये इसका एक सामान्य अर्थ है। फिर शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। भाई, हर राष्ट्र निर्माता की, हर देश को चलाने वाले की, देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों की, या अंत में कहें तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी बच्चे शिक्षित हों। देश के सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए, जो अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं फीस दे करके, लेकिन जो एकदम गरीब है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए। उसके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि वो अपने बच्चे को निःशुल्क पढ़ा सके, अनिवार्यता पढ़ा सके। दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसी को शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहा जाता है, जहां पर देश के सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कोई भी बच्चा इस कारण से शिक्षा से वंचित ना रहे कि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं पढ़ाने के लिए। उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं संविधान में। संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं। इतने अच्छे प्रावधान हैं कि यदि आप भी अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखें जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, 6 वर्ष से अधिक है और वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप उनके लिए भी शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं निःशुल्क। ये प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन बिल लॉ में ये प्रावधान किए गए हैं, जिनके ऊपर चर्चा मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में। प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है भाई? क्यों सरकारें प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस कर रही हैं? मुझे अच्छे से याद है, कक्षा 9 में जब पढ़ता था मैं, तो मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने अब्राहम लिंकन की चिट्ठी का जिक्र किया था। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था। कभी फुर्सत मिले तो आप उस पत्र को जरूर पढ़िएगा। उस पत्र में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की महत्वता के ऊपर फोकस किया है। और वास्तव में आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका में प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। आज भी अमेरिका जैसे देश में कॉलेज में प्रोफेसर बनने से ज़्यादा कठिन है प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना। बहुत टफ एग्जाम के बाद उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि उन शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी होती है उस मिट्टी के माधव को एक स्वरूप प्रदान करना, उस मिट्टी के लौंदे को एक सामाजिक प्राणी बनाना। इवन मैं खुद महसूस करता हूँ, 23-24 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद महसूस करता हूँ कि एक एडल्ट को पढ़ाना आसान है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को पढ़ाना बहुत कठिन काम है। मेरी क्लास में PSC UPSC वाले विद्यार्थी बैठते हैं, ऑलरेडी 20-21 साल के हो चुके हैं, उनमें एक समझ विकसित हो चुकी है, उनको पढ़ाना आसान है। लेकिन अगर मुझे बच्चों की क्लास में भेज दिया जाए तो शायद मैं फिसड्डी फेल साबित होऊंगा, उसमें नहीं पढ़ा सकता मैं उनका, क्योंकि उसके लिए बहुत आपके भीतर बहुत पेशेंस होना चाहिए, वो कैपेबिलिटीज होना चाहिए, बच्चों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, इसका उद्देश्य क्या है
पहला उद्देश्य दिखा गया आपको, विकासशील देशों के विकास में अहम भूमिका। भाई जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकासशील देश पिछड़े हुए क्यों हैं, विकसित क्यों नहीं हैं? विकासशील देशों को यदि विकसित देशों में लाना है तो हमें प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे उच्च कोटि की प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े संस्थानों में जाएंगे, वहां पर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करेंगे, देश के विकास में तरक्की करेंगे। उस मनुष्य को मानव पूंजी बनाने में एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकासशील देशों में सबसे बड़ी कमी होती है वहां पर मानव पूंजी की कमी। और अगर कोई मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल तैयार होती भी है तो दूसरे देशों में जाकर के अपनी सेवाएं दे देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ह्यूमन कैपिटल तैयार हो और ऐसा एटमॉस्फेयर भी तैयार हो कि वो इसी देश में रह करके इस देश को अपनी सेवाएं दे सकें। जिस दिन ये स्थिति निर्मित हो जाएगी तो उस दिन वो विकासशील देश विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहली उसकी भूमिका है विकासशील देशों के विकास में अहम भूमिका। विकासशील देश को विकसित बनाने का काम रॉ मटेरियल नहीं करता, मनुष्य करता है। जापान को ही देख लीजिए आप, जापान के पास तो खनिज संसाधन भी बहुत कम है ही नहीं बहुत, तो ठीक है ना, उसके पास खनिज संसाधन नहीं है, कच्चा माल नहीं है, इजराइल के पास भी नहीं है, लेकिन वो देश भारत से भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ह्यूमन कैपिटल है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, फिर भी हम जर्मनी, जापान और इटली से, इजराइल से पीछे हैं। क्यों? प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद हमारे पास मानव पूंजी की कमी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऐसी पॉलिसी है कि जिसको अमल में लाया जाए तो लेक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी की कमी को हम पूर्ण कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है ये। तो इसलिए नवीन शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता की गई और मैं आपको एक अलग से लेक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लूंगा, जिसमें बताया गया कि कैसे मानव को मानव पूंजी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एचआरडी का विकास कैसे किया जा सकता है, मानव संसाधन कैसे विकसित किया जा सकता है। तो शिक्षा की पहली भूमिका देश को बदलने की क्षमता रखती भाई, है ना। फिर बच्चों की भौतिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। भाई बच्चे के जीवन में बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाना ही तो शिक्षा का उद्देश्य है। और वो बच्चा सामाजिक प्राणी कब बनेगा? जो उसकी ये तमाम आवश्यकता पूर्ण हो जाए। बच्चे के सामाजिक प्राणी बनने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, मध्य प्रदेश का ही एग्जांपल देता हूं भाई। छिंदवाड़ा और सिवनी के जो बीच में पेंच के जंगल हैं, वहां पर रुडयार्ड किपलिंग ने एक भेड़िया बालक देखा था जिसका नाम उन्होंने मोगली रखा। वो जन्म से मनुष्य था मगर उसकी आदतें भेड़ियों जैसी थी। क्यों थी साहब? क्योंकि उसका सामाजिकरण भेड़ियों के समूह में हुआ, उसका पालन पोषण भेड़ियों के समूह में हुआ, तो भेड़ियों जैसी आदतें आ गई उसके भीतर। अगर उसका पालन पोषण मनुष्यों के समूह में होता, स्कूल जाता, पढ़ता लिखता, तो एक सामाजिक प्राणी बन जाता। तो अब देख लीजिए, किसी बच्चे को यदि परिवार से, समाज से, स्कूलों से, शिक्षक से, सहपाठियों से, पाठ्य पुस्तकों से दूर कर दिया जाए तो कभी सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता वो। और कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी कब बनेगा? जब उसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाए। और एक अच्छा सामाजिक प्राणी ही अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, अच्छा प्रशासक हो सकता है, अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है, अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है, अच्छा कलेक्टर बन सकता है, अच्छा डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है। तो हमें जो कुछ भी डेवलपमेंट करना, उसकी जो ग्रास रूट है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। बिल्कुल सही है साहब। शिक्षा नहीं देंगे तो मोगली बन जाएगा वो।
अच्छी शिक्षा ही मनुष्य को अच्छा महान व्यक्ति बनाती है। शिक्षा ही बच्चे के भीतर वो संस्कार पैदा करती है कि उसके व्यक्तित्व को एक आकार प्राप्त होता है। समाजीकरण में सहायक, सोशलाइजेशन का सबसे बढ़िया टूल है। बच्चा जब प्राथमिक समूह से गुजरता है, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह, इनसे गुजरने के बाद जब द्वितीयक समूह में आता है तो ऐसी कुछ बातें सीखता है जो माँ बाप नहीं सिखा सकते। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो उसको परिवार में प्राप्त नहीं होता। वो एक सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में अग्रसर होता है। थोड़ा सा पानी पी लूं भाई, अगर आपकी अनुमति हो तो। फिर नैतिक गुणों के विकास में सहायक, भाई समाजीकरण का मतलब ही है उसके भीतर समाज के अनुरूप नैतिक गुणों, मोरलिटी का विकास हो। देशभक्ति की भावना, भाई हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उसे इतिहास पढ़ाया जाता है, नीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है, उसको देशभक्तों के बारे में बताया जाता है। महात्मा गांधी को हमने पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, सरदार पटेल साहब को पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद हमारे भीतर क्या भावनाएं विकसित होती हैं? देशभक्ति की भावना। तो भारत के हर राज्य को चाहिए कि अपने पाठ्यक्रम को ऐसा बनाए कि बच्चे के भीतर देशभक्ति की भावना का विकास हो। देशभक्ति करिकुलम विकसित किए जाने की आवश्यकता है आज देश में। हमारे पाठ्यक्रम में भगत सिंह को पढ़ाएं, जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ाएं, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाएं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाएं, तभी बच्चे को समझ में आएगा कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। वो अपने देश के साथ जुड़ेगा, वो अपने राष्ट्र के साथ जुड़ेगा। इजराइल और जापान की एजुकेशन प्रणाली इस मामले में बहुत शानदार है। मुझे अच्छे से याद है, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। स्वामी राम तीर्थ जापान गए। जापान में टोक्यो स्टेशन पर बहुत अच्छे फल मिल रहे थे। उन्होंने फल खरीदे थे कि ट्रेन की विसल बज गई। वो फल वहीं छोड़कर तुरंत ट्रेन में बैठ गया कि ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि वहाँ के दरवाजे यूं बंद होते हैं, खुलते हैं। पास में एक छोटा सा जापानी बच्चा खड़ा हुआ था। उसने देख लिया, उसने फल उठाए और स्वामी जी की गाड़ी का फॉलोअप किया और ढूंढते ढांढते अगले स्टेशन में उनको मिल गया। स्वामी जी को ले जाकर के उस बच्चे ने फल दे दिए। स्वामी जी ने प्यार से उस बच्चे की तरफ देखा, बोले बेटा क्यों परेशान हुए, फल ही तो थे। वो बच्चा बोले नहीं, आप वापस भारत जाते तो जापान के बारे में गलत विचार लेकर के जाते जो मुझे बर्दाश्त नहीं थे, इसलिए मैंने पीछा किया। एक कहानी और सुनाता हूं आपको देशभक्ति की। जापान में एक व्यक्ति था, कई दिनों से भूखा था बेचारा, कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में बोलते हैं बुभुक्षितम किम ना करोति, भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता। अंधेरा हो रहा था, एक बड़े से बंगले में घुस गया इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। चोरी की नियत नहीं थी उसके मन में। अंधेरे में घर में पहुंचा, टटोलते टटोलते उसका हाथ रेडियो पर चला गया। रेडियो का खटका दब गया। जापान का नेशनल एंथेम बज रहा था उस समय। वो बेचारा भूखा व्यक्ति सावधान की मुद्रा में अपने एंथेम के सम्मान में खड़ा हो गया। बंगले के मालिक की नींद खुल गई। पुलिस को बुला लिया, उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल ले गए। अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पूरी बात सुनी, उस भूखे व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया। जापान की सरकार को फटकार भी लगाई, ऐसा कैसा देश है, व्यक्ति भूखा है, आप उसके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। उस बंगले के मालिक को 6 दिन की सजा सुनाई कि भैया जब नेशनल एंथेम बज रहा था वो तो भूखा व्यक्ति सम्मान में खड़ा था और आप क्या कर रहे थे। ये देशभक्ति का भाव जापानियों में कहां से आया? अपने इतिहास को पढ़ने के बाद आया, अपने देश की व्यवस्थाओं को पढ़ने के बाद आया। स्कूली सिलेबस में वो ऐसी ऐसी बातें शामिल करते हैं कि इजराइल का बच्चा जापान का बच्चा अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है।
अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। यूक्रेन का एक एक नागरिक रूसी सेना से लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। रूसी बख्तर 1 टैंकों के आगे सीना तान के खड़ा हो जाता है यूक्रेनियन, बोले हमें कुचल के आगे बढ़ो आप। तो ये भाव विकसित होना चाहिए, ये देशभक्ति का भाव विकसित होना चाहिए। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है एलिमेंट्री एजुकेशन की। और कई राज्यों की सरकारों ने, कई यूनियन टेरिटरीज की सरकारों ने इस देशभक्ति कुरिकुलम को विकसित किया है। जानकारी निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कौन सी सरकार है जो देशभक्ति कुरिकुलम के ऊपर काम कर रही है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। शिक्षा को लेकर के हमारी सरकारें कितनी संजीदा हैं, कितनी गंभीर हैं, ये संविधान की व्यवस्थाओं को पढ़ने के बाद पता चलता है। जैसे आप देखें 1976 के पूर्व आपको मालूम है हमारे संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1976 के पूर्व शिक्षा के विषय को राज्य सूची में रखा गया था, मतलब राज्य सरकारें ही शिक्षा संबंधी सब कार्य करेंगी, सब व्यवस्थाएं करेंगी। केंद्र ने अपने आप को फ्री रखा, भाई शिक्षा राज्य का दायित्व राज्य के ऊपर ढोल दिया। लेकिन महसूस हुआ कि शिक्षा के विकास के लिए केंद्र को भी सजग भूमिका निभाना पड़ेगी। 1976 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब जब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, समवर्ती सूची में आ गया है, तो केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि शिक्षा को लेकर के प्रावधान बनाए, शिक्षा को लेकर के कार्य करें। अब दोनों की जिम्मेदारी है। तो पहला प्रयास 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में शिक्षा संबंधी बातें की गई हैं। क्या कहा गया है अनुच्छेद 45 के अनुसार? राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अब चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसीलिए डीपीएसपी में होने के बावजूद ये उपेक्षित से रहे। लेकिन हमारी सरकारों ने इसको उपेक्षा नहीं रखी और इसको लेकर के आगे भी प्रावधान करते रहे। मैं तो आपको संवैधानिक प्रावधान बता रहा हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और एफआरस, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 का के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना? अभी तक तो ये निदेशक तत्वों में था, लेकिन अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ये उनका मौलिक अधिकार है। इट्स नाउ फंडामेंटल राइट। और हमारे मौलिक अधिकार आर इनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। तब सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। बहुत बड़ी क्रांति थी शिक्षा के क्षेत्र में, संवैधानिक क्रांति। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इनको जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का को आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। अब भाई मौलिक अधिकार बन गया है, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई आगे का काम करे।
अब इस अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए एक और काम किया जाएगा जो एलिमेंट्री एजुकेशन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वो है बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अधिनियम 2009, जिसे शॉर्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अधिनियम 2009। 4 अगस्त 2009 को हमारी संसद ने इसे पारित कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसका गजेटियर नोटिफिकेशन जारी हुआ, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन हुआ और यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। वास्तव में एलिमेंट्री एजुकेशन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसे आप शिक्षा क्रांति भी बोल सकते हैं। ये एक एक्ट प्रावधान करता है कि इस देश में कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, भले ही उसके माँ बाप के पास फीस देने के पैसे हों या ना हो। इस एक्ट को मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आपके काम आ जाए। इस एक्ट के तहत प्रावधान है कि इस देश के सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो, हाँ बस माइनॉरिटीज के स्कूल ना हो, सैनिक स्कूल ना हो, अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूल और सैनिक स्कूलों के अलावा भारत में सभी स्कूलों में ऐसी कुछ सीट्स 25% सीट्स रिजर्व रखी जाएगी जो गरीब वर्ग के बीपीएल समुदाय के बच्चों के लिए होगी। और बीपीएल समुदाय के बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। कोई भी स्कूल इन बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा, इसमें उस स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो हर स्कूल में 25% सीट्स रिजर्व रखी जाती है बीपीएल समुदाय के बच्चों के लिए। वो व्यक्ति अपने बच्चों का किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकता है, उससे किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षा उसको पूर्णतः निःशुल्क दी जाएगी और अनिवार्यता दी जाएगी। तो आज के समय में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। मौलिक अधिकार में भी, मौलिक कर्तव्य में भी, मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूलतः 10 थे, 11वें कर्तव्य को भी जोड़ा गया है जिसका संबंध शिक्षा से ही है। क्या बोलता है मौलिक कर्तव्य? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। पालक, प्रतिपालक या माता पिता का कर्तव्य होगा। अब हर माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित कराए, कोई बहाना नहीं चलेगा इसमें कि साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती। मैं तो आप लोगों से ही बोल रहा हूं, जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आसपास देखो, यदि इस आयु वर्ग के बच्चे आपको काम करते दिखे तो उनके पेरेंट्स से बातचीत करो कि भैया पढ़ाते क्यों नहीं हो। बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं। बोले चलो हमारे साथ स्कूल, किसी भी स्कूल में लेके चले आइए, आप एडमिशन हो जाएगा। इसमें नहीं होगा तो दूसरे कहीं पर 25% सीट्स फिलअप हो चुकी है तो दूसरे स्कूल में करा दीजिए। हर स्कूल में इतनी सीट्स रखी जाती हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास भी ऐसे बच्चों को देखो जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराओ। भाई संविधान ने हमारे लिए इतने अच्छे प्रावधान कर रखे हैं। नीति निषेधक तत्वों में भी उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य में 11वें कर्तव्य के रूप में उल्लेख है, मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख है। तब इसके बाद भी अगर कोई वंचित रह जाए तो भाई ये कमजोरी सरकार की और संविधान की नहीं मानी जाएगी, ये कमजोरी आपकी और हमारी मानी जाएगी। सिविल सोसाइटी का सदस्य होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इस देश के विकास के लिए कुछ करें, क्योंकि आपने देखा शुरू में इस शिक्षा का कितना महत्व है।
बच्चे के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी व्यक्ति की तरक्की का आधार है, पूरे देश की तरक्की का आधार है। यदि वास्तव में हमें इस देश को विकसित देश बनाना है, ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है, तो हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए, हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। यह आज के लेक्चर का मूल बात थी भाई, है ना। अब अगला जो टॉपिक होगा, मैं सिलेबस को देख करके बता देता हूं आपका मेरा अगला टॉपिक क्या है। देखिए, आज हमने प्रारंभिक शिक्षा पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा इकाई 3 का पेपर 2 के खंड 2 में इकाई 3 का अगला टॉपिक है उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन। इस टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। और मेडिकल एजुकेशन तो इस समय चर्चा में है, प्रधानमंत्री तक को चिंता व्यक्त करना पड़ी। भाई, देश के हजारों छात्र यूक्रेन में क्या कर रहे थे? मेडिकल पढ़ने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि हमें इस देश में मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन की व्यवस्था करना पड़ेगी। हमारे देश के छात्र दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, परेशान होते हैं। तो हायर एजुकेशन के ऊपर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। और इसके बाद फिर होगा व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा। मैं आपको बता दूं हम लोग कहाँ पर हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा में हैं और इकाई 3 पढ़ रहे हैं। इकाई 3 के बाद फिर इकाई 4 पढ़ेंगे, फिर इकाई 5 पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, कल का हमारा टॉपिक रहेगा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा। और इसी दौरान आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है नवीन शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, लेकिन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। और इसको सिर्फ इसलिए ना पढ़ें इस टॉपिक को कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसलिए भी पढ़ें क्योंकि आपकी भी अपने कुछ कर्तव्य हैं, देश के प्रति आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, उन्हें निभाएं और देखें कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।